कॉमन एरर्स हैं और जो बाइसेस हैं जब भी डिसीजन मेकिंग फैसला करने के प्रोसेस को, उसको कहा जाएगा कि आपने यूरिस्टिक्स इस्तेमाल किए। दिस इज कॉल्ड एन एरर टू डिसीजन मेकिंग। कभी भी रूल ऑफ थंब के असूल के ऊपर फैसला नहीं करना। रूल ऑफ थंब क्या होता है? ऐसे ही होता है जी, यहां पे तो ऐसे ही होता है, तो यहां पे ऐसे ही होता है इज नॉट अ रैशनल डिसीजन मेकिंग, नॉट अ बाउंडेड रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो आपने कभी भी यूरिस्टिक्स के साथ इस्तेमाल करते हुए फैसला नहीं करना। फिर दूसरी जो एरर होता है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ये आपकी जनरेशन में बहुत है। होल्डिंग अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव व्यूज अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर परफॉर्मेंस। बाद लोगों को अपनी शख्सियत के ऊपर और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बिला वजह का एतमाद होता है, तो उस वजह से जब वो फैसला करते हैं तो वो एतमाद, जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो बायस बन जाता है, वो एक तअस्सुब बन जाता है, वो मिसलीडिंग हो जाता है, वो एरर बन जाता है। तो फैसला करते हुए जो ओवर कॉन्फिडेंस बायस है या ये जो एरर है, इसको भी आपने एलिमिनेट करना है, रियलिस्टिक होकर सोचना है। हमेशा जब भी आपने फोरकास्ट करना होता है, एस्टिमेट करना होता है, तो आपने उसको कहा जाता है कंजर्वेटिव अप्रोच इस्तेमाल करनी। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपने ऐसा टारगेट सेट करना है जिसमें आप अपनी तमाम लिमिटेशन को टेकन इनटू अकाउंट करके वो टारगेट अपने लिए रखें। तो जब भी आप फैसला करने लगे तब भी अपनी एबिलिटी टू प्रोसेस और टू परफॉर्म को एक चेक जरूर दे लेना है आपने। अच्छा, ये एक साइकोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होती है चीज़, उसको कहा जाता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ये बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जब बच्चों के बिहेवियर को स्टडी कर रहा हूँ, बड़ों के ऊपर भी किए जाते हैं। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का ग्रेटिफिकेशन होती है तस्कीन, इमीडिएट होती है फ़ौरन। तो साइकोलॉजिकली अगर किसी बंदे को आपने जज करना हो छोटी एज में, जब उसको पता ना चले कि उसके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट चलाया जा रहा है, तो आप करते ये हैं कि आप उसको कोई काम कहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। काम करने के फ़ौरन बाद में मैं चॉकलेट दूंगा। एक टेस्ट आप उसके ऊपर ये करते हैं, फिर उसका बिहेवियर देखते हैं कि उसने कैसे काम किया, फिर आपको वही, आप उसको फिर वही काम कहते हैं और उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें कल कार्टून दिखाऊंगा। तो अब आप देखते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस थी, जब आपने इसको कहा कि मैं तुम्हें फ़ौरन चॉकलेट दे दूंगा, तब क्या निकली, और जब मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हें कल कार्टून दिखाऊंगा तो परफॉर्मेंस क्या थी। दूसरे केस में आपने क्या किया, डिलेड ग्रेटिफिकेशन दी, और पहले केस में इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन दी। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी को चेक करने का छोटी एज में। तो बायस ये कैसे बन जाता है? बायस ऐसे बन जाता है कि जब आप फैसला करने का क्राइटेरिया ये बना लेते हैं कि यार इसको फौरन ये मसला हल हो जाना चाहिए, इमीडिएटली हमें इस मसले से जान छूट जाए, तो ये एक एरर होता है। फैसला करते हुए कभी भी किसी ऐसी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना जो इमीडिएटली आपकी ग्रेटिफिकेशन का बायस बन रही हो। चूजिंग अल्टरनेटिव्स दैट ऑफर्स इमीडिएट रिवॉर्ड्स एंड टू अवॉइड इमीडिएट कॉस्ट, कि फ़ौरन से जो हमें खर्चा पड़ रहा है वो भी बच जाए और हमारा जो नुकसान हो रहा है वो भी पूरा हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो ये वाले फैसले भी आपने नहीं करने। और जो असूल है इस साइकोलॉजिकल टेस्ट का या इस साइकोलॉजिकल थ्योरी का, वो ये है कि जब भी बंदा अनसर्टेनिटी में और जज्बात में फैसला करता है वो गलत होता है। तो इसमें भी आप जब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे होंगे तो जज्बात की बुनियाद के ऊपर फैसले कर रहे होंगे, और जज्बात के अंदर, जल्दी के अंदर और रिएक्शन के अंदर किया गया फैसला हमेशा गलत होता है। इसलिए आपने इसको भी अवॉइड करना है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग इफेक्ट क्या होता है कि जी आप जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आती है ना, आप उसी की बुनियाद के ऊपर फैसला कर देते हैं और जो सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन या इवेंट्स होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। आप जब भी किसी कॉम्प्लेक्स मसले के बारे में सोचने बैठते हैं, जैसे कोविड का एक बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि जब लोगों ने देखा होगा कि कोविड में क्या होता है, कोविड में फ्लू होता है। तो अगर हम ये समझते हैं कि कोविड में फ्लू हो रहा है तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन तो ये कि ये एक तरह का एक फ्लू है, वायरल फ्लू है, और इसको हम फ्लू की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते, तो क्या हमारा ये फैसला सही होता? ऑब्वियसली गलत होता, क्योंकि हमने इनिशियल इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर एक फैसला कर लिया, जबकि जो सब्सिक्वेंट
सब्सिक्वेंट होता है बाद में आने वाली। जो बाद में वाली इंफॉर्मेशन है उसने ये साबित करना होता है कि जो आपने फैसला किया वो सही है या गलत है। तो दिस इज आल्सो एरर एंड अ बायस व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन। एंकरिंग इफेक्ट से बचना है आपने। कभी भी किसी फैसला करते हुए फौरन से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी उसको इस्तेमाल करके आपने सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करके कोई फैसला जल्दी में नहीं कर देना। नहीं, वापस बैठे, फोन बंद करके उसमें रखें, बैग में रखें। सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन ये होती है कि परसेप्शन क्या होती है? व्हाट इज परसेप्शन? रिएक्शन। रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आर जजमेंट। परसेप्शन ये होती है कि हमारी जजमेंट क्या है अबाउट समथिंग, दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। और परसेप्शन मे बी बेस्ड ऑन रियलिटी एंड मे नॉट बी बेस्ड ऑन रियलिटी। तो जो परसेप्शन होती है हम उसमें से कुछ इवेंट्स को ऐसे इंटरप्रेट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जो कि पूरी पिक्चर का एक हिस्सा होते हैं। पूरी पिक्चर में से कुछ इवेंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी जो परसेप्शन है वो बना लेते हैं। पहला कि परसेप्शन होती ही हमारी जजमेंट है, दैट मे बी बेस्ड ऑन रियलिटी और नॉट। उससे आगे जाके हम उस परसेप्शन में भी सिलेक्टिव हो जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब भी आपने फैसला करना है तो कभी भी पहले तो परसेप्शन की बुनियाद पे फैसला नहीं करना, क्योंकि वो रियलिटी हो सकता है आपका अपना बायस हो। दूसरा, इससे आगे जाके कभी भी किसी इवेंट के सेलेक्टेड पोर्शंस को टेकन इनटू अकाउंट करके कोई भी फैसला नहीं करना। सेलेक्टिव परसेप्शन ये होती है। तो ये भी एक बायसनेस है, एक एरर है जो कि डिसीजन मेकिंग में की जाती है। ठीक है जी। फिर कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस ये होती है कि आपने अपने पास्ट जो चॉइसेस की होती हैं उसको लिंक करते हैं विद द प्रेजेंट और उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला कर देते हैं। सीकिंग आउट इंफॉर्मेशन दैट रीअफर्म योर पास्ट चॉइसेस। पास्ट की जो चॉइसेस थी उनको लिंक करके मौजूदा हालात के साथ एंड डिस्काउंटिंग कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन। मौजूदा हालात में अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है जिसकी वजह से आपका फैसला वो गलत साबित होता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं और वो वाली चीज़ें पकड़ लेते हैं जिनकी वजह से आपके माजी का किया हुआ फैसला अब भी दुरुस्त साबित हो रहा हो। ये भी नहीं करना। माजी के किए गए फैसले की वजह से जो इन्फॉर्मेशन आप और जो एक्सपीरियंस आपके पास है उसको मौजूदा सूरत हाल के ऊपर अप्लाई करके जो कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको इग्नोर करके फैसला नहीं करना। ठीक है जी। कंफर्मेशन बायस कि आपकी मेमोरी के अंदर एक चीज़ थी उसको आपने कंफर्म कर दिया, दोबारा अप्लाई कर दिया और उसी की बुनियाद के ऊपर अब फैसला कर दिया। ये भी नहीं करना। ये भी एक गलती है, ये भी एक एरर है और ये भी एक बायसनेस है, एक तासुब है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इसकी बात बाद में देख लेंगे। फिर फ्रेमिंग बायस। Selecting and highlighting certain aspect of a situation while ignoring and excluding other aspects. जब भी कोई डिसीजन आपने करना होता है तो दैट अराइज फ्रॉम अ सर्टन सिचुएशन। सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स आर ऑर्गेनिक होल और उस ऑर्गेनिक होल के तमाम सेगमेंट्स को कंसिडर करके फैसला करना होता है। उस ऑर्गेनिक होल के किसी एक एलिमेंट को पकड़ के अगर आप फैसला करेंगे और कुछ को इग्नोर कर देंगे या एक्सक्लूड कर देंगे तो आपका जो फैसला होगा वो गलत होगा, वो एरर की बुनियाद के ऊपर होगा और आपकी बायसनेस की वजह से होगा कि आपने फ्रेम ऐसे कर लिया, उस सिचुएशन को फ्रेम ऐसे कर लिया कि कुछ चीज़ें आपने उसमें से एक्सक्लूड कर दी और जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगी उसकी बुनियाद के ऊपर आपने फैसला कर लिया। ये भी एक एरर। अब इसकी जो फ्रेमिंग की वजह कोई भी हो सकती है, मतलब आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके माजी के जो सबकॉन्शियस के अंदर प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन है वो हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अभी हम इनकी जो रूट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये होते हैं। इनकी रूट्स के ऊपर बात करेंगे तो शायद पूरा कोर्स इसी में निकल जाएगा। ये तमाम चीज़ें जैसे मैंने पहली क्लास में कहा था कि जो मैनेजमेंट है दैट इज़
हैविली बारोड फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। तो ये सारा साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की बुनियाद है। इस तमाम बायसेस के पीछे पूरी पूरी एक थ्योरी है, जैसे ग्रेटिफिकेशन पे मैंने आपको बताई। तो हर थ्योरी को पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल। हम सिर्फ उसका जो रिलेटिव और जो रेलिवेंट एस्पेक्ट है डिसीजन मेकिंग से, उसके ऊपर सिर्फ हम बात कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी बायस, losing decision making objectivity by focusing on the most recent events vivid in the memory। ऑब्जेक्टिविटी फैसला करते हुए कि मैं हमेशा में सब्जेक्टिवली नहीं सोचना होता, ऑब्जेक्टिवली सोचना होता है। सब्जेक्टिवली जैसे आपने क्वेश्चन से आपको इससे देख लेना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसमें कहानी लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, ट्रू फॉल है, एमसीक्यूज है। तो आपने हर सिचुएशन को इस तरह लेना है कि मैंने इसको एक ऑब्जेक्टिफाइबल, एक क्वांटिफाइबल फिनोमेना के तौर पे प्रेजेंट करना है, और इसके अंदर से मैंने ऑब्जेक्टिविटी जो है इसको लूज नहीं करना। तो अगर आप ऑब्जेक्टिविटी को लूज कर रहे हैं और जो मोस्ट रिसेंट इवेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं जो कि विविड है, जो ताज़ा है आपकी मेमोरी के अंदर, तो यू आर मेकिंग योर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी बायस, जो कि एक एरर है, जो कि एक गलती है। इसको आपने अवॉइड करना है। रिप्रेजेंटेशन बायस, drawing analogies and seeing identical situation when none exist। रिप्रेजेंटेशन बायस क्या होता है, एनालॉजी क्या होती है, व्हाट इज एनालॉजी, आइडेंटिकल क्या होता है, आइडेंटिकल आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिकल होता है एक जैसे, दो एक जैसी चीज़ों को आइडेंटिकल कहा जाता है, जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। तो आइडेंटिकल दोनों एक जैसे। तो आप करते ये हैं, एनालॉजी होता है कि आपने मुख्तलिफ सिचुएशन से मुख्तलिफ नताइज अखज़ किए। एनालॉजी है कि इवेंट से नताइज अखज़ करना इस एनालॉजी। तो जब भी आप एनालॉजी ड्रॉ करते हैं, जैसे लॉजिक में कहा जाता है कि आपका एक आर्ग्यूमेंट होता है, उसकी बेसिस के ऊपर आप कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। एनालॉजी इज ड्राइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन लॉजिकल इवेंट्स, एनालॉजी होता है, एनालॉजी ड्रॉ करना। लेकिन आप इस केस में ये करते हैं, रिप्रेजेंटेशन बायस के केस में, कि आप कहते हैं कि ये दो सिचुएशंस आइडेंटिकल हैं, जो कि नहीं होती। तो आपसे गलती तो यहाँ हो गई कि दो सिचुएशंस जिनको आपने आइडेंटिकल कहा वो आइडेंटिकल नहीं थी। अब इसकी बुनियाद के ऊपर जो आप एनालॉजी ड्रॉ करेंगे, जो नतायज ड्रॉ करेंगे, ज़ाहिर है वो गलत होंगे, वो गलत होंगे। तो सेलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इवेंट्स एंड ड्राइंग एनालॉजी जबकि कोई सिमिलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसको रिप्रेजेंटेशन बायस कहा जाता है। तो जब भी आपने एनालॉजी ड्रॉ करनी है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि दो इवेंट्स के दरमियान ये सिमिलैरिटी है, तो उसमें आपने केयरफुल रहना है। बायस। रैंडम क्या होता है, व्हाट इज रैंडम, रैंडम अचानक, विदाउट एनी लॉजिकल फ्लो, क्रिएटिंग अनफाउंडेड मीनिंग आउट ऑफ द रैंडम इवेंट्स। डिफरेंट इवेंट्स हुए थे, आपने उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। इसमें एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन इज नॉट कॉजेलिटी। रैंडम जो बायस है, इसके पीछे जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेलिटी। कॉजेलिटी का मतलब होता है कि एक वाक्य की वजह से दूसरा वाक्य हुआ, और कोरिलेशन ये होता है कि एक काम करने की वजह से दूसरा काम हो गया। कोरिलेशन है दोनों चीज़ों के दरमियान। कॉजेलिटी, तो इसमें एक बड़ी फनी रिसर्च हुई थी अमेरिका के अंदर कि लोग जब ड्रॉ करते हैं ना डिफरेंट इवेंट्स के नतायज, तो जिस बंदे ने ये थ्योरी दी थी ना कि कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेलिटी, उसने एक रिसर्च की कि अमेरिका में जिस साल शार्क्स, जो शार्क्स होती हैं मछलियां, इनके अटैक्स जिस प्रपोर्शन से बढ़ते हैं अमेरिका में, उसी प्रपोर्शन से आइसक्रीम की सेल बढ़ती है। डाटा ये बता रहा है कि जितने ज़्यादा अटैक्स हुए शार्क्स के बंदों के ऊपर, बीचेस के ऊपर, उतनी ज़्यादा सेल बढ़ी। वो कहता है ये तो कोरिलेशन नज़र आ रही है, दो वाकयात सिमिलर तरीका से इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन डज दिस मीन कोरिलेशन और कॉजेलिटी? कॉजेलिटी तो नहीं है, इन दोनों वाकयात में आपस में लिंक तो कोई नहीं है। तो जब भी आपने कोरिलेशन बनानी है दो वाकयात में, तो ये देख लेना कि कोरिलेशन भी हो और कॉजेलिटी भी हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब पता नहीं ये बात आपको समझ आई है कि नहीं। कोरिलेशन
डज नॉट मीन कॉजेलिटी, कि दो वाकयात जो आपको बज़ाहिर एक दूसरे के साथ इमर्ज होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक वजह हो। एक तरह से लगते हैं, हम उनको कहते हैं कि इनके दरमियान को रिलेशन है, लेकिन को रिलेशन का मतलब ये नहीं कि एक सबब है और दूसरी उसकी वजह है, इस वजह से एक वाकया दूसरा हुआ है। तो को रिलेशन डज नॉट मीन कॉजेलिटी। इसको कहा जाता है रैंडमनेस बायस, कि आपने रैंडमली मुख्तलिफ वाकयात से एक मीनिंग ड्रॉ कर दिया जो कि एक्चुअली उसके अंदर मीनिंग ड्रॉ होता नहीं था। संक कॉस्ट एरर, forgetting that current actions cannot influence past events and relate only to the future consequences। सम कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने माजी के अंदर कोई फैसला किया था जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया था माजी में, तो आप इस बात को का एहसास किए बगैर उस वाक़े का, उस फैसले का रिलेशन बनाते रहते हैं अपने फ्यूचर के साथ। संक डूबना, संक इज डूबना। माजी के अंदर किया गया एक गलत फैसला जिसका नुकसान माजी में हुआ था, साइकोलॉजिकली आपके माइंड में रहता है और आप उस गलत फैसले को हमेशा लिंक करते रहते हो अपने फ्यूचर के फैसले के साथ। जबकि ये संक कॉस्ट वाला बता रहा है कि जो माजी के अंदर किए गए फैसले थे उनका कॉन्सिक्वेंस भी माजी में था, उसके नतायज भी माजी में थे, उनका कॉन्सिक्वेंस फ्यूचर में या सब्सिक्वेंटली नहीं हो सकता। तो इसको भी आपने अवॉइड करना है, इस एरर से भी बचना है। सेल्फ सर्विंग बायस, ये तो हमारा कौमी शार है, कौमी तरीका है कि हम क्विक क्रेडिट लेते हैं जी सक्सेस का और ब्लेमिंग आउटसाइड फैक्टर्स फॉर फेलियर्स। कामयाबी की वजह मैं हूं और नाकामी की वजह पिछली हुकूमत है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ सर्विंग बायस। तो दिस इज आल्सो एन एरर व्हाइल मेकिंग योर डिसीजन। आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं जो अच्छा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है और जो नुकसान हो रहा है ये बाहर के फैक्टर्स की वजह से है और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से। ऐसा नहीं होता। जो जो फैसले होते हैं उनकी ओनरशिप भी उसी के ऊपर होती है जो कि फैसला लेता है। तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। हिंडसाइट बायस, हिंडसाइट, हिंड मतलब हिंड्रेंस से और साइट नजर आना, कम नजर आने की वजह से जो आपका बायस बनता है। मिस्टेकनली बिलीविंग दैट एन इवेंट कुड हैव बीन प्रेडिक्टेड वंस द एक्चुअल आउटकम इज नोन आफ्टर द फैक्ट। इसको कहा जाता है आफ्टर द फैक्ट बायस। आफ्टर द फैक्ट ये है कि आप वाकया हो चुका है, नुकसान हो चुका है और अब आप बैठ के ये एनालाइज करें कि अगर हमें पता होता ना कि वो जो फैसला हमने किया था उसका ये नतीजा निकलेगा, ये आउटकम निकलेगी, तो हम इसका फैसला उस वक्त चेंज कर लेते, जो कि मुमकिन नहीं है। आउटकम आने के बाद आप कैसे फैसला चेंज कर सकते हो? तो दिस इज आल्सो अ बायस। ये गलती होती है जो कि मैनेजर या आम जिंदगी में भी हम बहुत करते हैं कि अगर मुझे पता होता कि ये नुकसान होना तो मैं ऐसा ना करता। पछतावा, तो पछतावा इज आल्सो एन एरर, क्योंकि आपने आफ्टर द फैक्ट, वाकया होने के बाद, उसके नतायज आने के बाद, अब आपको आउटकम का पता चल गया। आउटकम का पता चलने के बाद आप ये फैसला करें कि मैंने वो जो फैसला किया था वो गलत था। अगर मुझे पता होता कि आउटकम ये निकलनी है, ये नुकसान होना है, इस हिसाब से तो घर से कोई निकले ही ना। अगर किसी को पता हो कि आज एक्सीडेंट होना है, आफ्टर द फैक्ट तो ये है कि घर से ही ना निकले फिर। तो दिस इज आल्सो अ बायस और एक एरर है जिसको कहा जाता है।